हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस चैनल पर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है नंबर ऑफ एजुकेटर्स के आधार पर और नंबर ऑफ लर्नर्स के आधार पर। मैं ज्ञान तिवारी आपका स्वागत करता हूं। गेट सब्सक्रिप्शन पाकर आप कौन कौन सी चीजें पा सकते हैं, क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको सब्सक्रिप्शन लेने से। सब्सक्रिप्शन लेने से आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस से मतलब है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके साथ आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन कर पाएंगे और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको पढ़कर आप अपनी प्रिपरेशन को मल्टी डायमेंशनल एंगल दे पाएंगे। मैं हूं ज्ञान तिवारी, 15 वर्षों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। एमए एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक्स है। आप हमें ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रोफाइल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके सिलेबस को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए 15,500 से भी अधिक कोर्सेज चला रहा है, जो कि आपके पेपर 1, 2, 3, 4, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल पेपर, स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस, सभी चीजों पर ये कोर्सेज उपलब्ध हैं और आपको प्रिपरेशन के लिए एक बहुत वाइड धरातल देते हैं, बहुत विस्तृत होराइजन देते हैं, जहां आप अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। सवाल ये है कि आप कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप प्लस में जा सकते हैं या फिर आप आइकॉनिक में जा सकते हैं। प्लस में ये फीस बताई गई है और इसमें जब भी आप एडमिशन लेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के बाद आपकी फीस ये हो जाएगी। डिस्काउंट के लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए फीस यहाँ बताई गई है और इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। डिस्काउंट के बाद आपकी फीस ये हो जाएगी। कुछ बैचेज आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं, आप जरूर से जरूर इनमें एनरोलमेंट लें, इनके साथ अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। ये बैचेज 6 महीने के लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, 2 साल के लिए हैं और एनसीईआरटी बैचेज हैं। ये सभी बैचेज हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं और बाइलिंगुअल हैं। आप इनमें से किसी भी बैच को अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। जिस साल आपको पेपर देना हो उस साल के हिसाब से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैचेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी ऑप्शनल और जीएस दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कॉम्बो ऑफर्स हैं। इन ऑफर में आप देख रहे हैं कि अगर आप आइकॉनिक जीएस लेते हैं तो फीस बताई गई है, अगर आप प्लस जीएस लेते हैं तो फीस बताई गई है। इन दोनों ही फीस में आपको एडमिशन के समय पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे। आज का जो सेशन है वो बेसिकली करंट अफेयर्स पे है और ये डेली करंट अफेयर्स पे हम आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये क्विज होगी, 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में, क्योंकि बहुत सारी बातें करंट अफेयर्स पे पहले से हो रही हैं और इन बहुत सारी बातों में बहुत सारी बातें ही हो रही हैं ना, बहुत घंटों घंटों 2-2, 3-3 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं। उससे ज्यादा जरूरी है कि, और आप जानते हैं कि एक दिन के समाचार पत्र में इतनी सारी चीजें नहीं रहती हैं। अगर एक दिन का न्यूज़पेपर आप करना चाहें तो उसमें इतनी सारी बातें नहीं रहती हैं कि आप 4 घंटे करंट अफेयर्स के लिए जुटे रहें। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट और कंसाइज वे में करंट अफेयर्स प्रिपेयर करवाऊंगा और वो तरीका ये होगा कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस ले आऊंगा, उन क्वेश्चंस को आप बताएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्रम में उस प्रश्न से जुड़ी हुई चीजों पे भी हम लोग बातें करेंगे। तो मैं सीधे आऊंगा प्रश्न पे, ये बताने के बजाय कि ये जो है इसको ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ये कर लो, वो कर, बहुत सारी बातें होती। मैंने देखा करंट अफेयर 3-3 घंटे चल रहा है एक दिन का न्यूज़पेपर। अब आप कल्पना करिए कि 3 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर को दीजिएगा
तो क्या ही कर पाइएगा बाकी तैयारी में, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसलिए करंट अफेयर्स को जितना उसकी आवश्यकता है उतना ही मौका दीजिए। आप बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के लिए टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं पेपर में और कैसे उनको हमें हैंडल करना है, हमें न्यूज़पेपर में किन चीजों का ख्याल रखना है, इन सारी बातों को आप देखें। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और इन्हीं प्रश्नों के चर्चा के क्रम में हम बहुत सारी बातों को आगे आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें। 10 क्वेश्चंस हैं और इन 10 प्रश्नों से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे, ताकि सीधे सीधे आपको कंटेंट मिले, आपको बातें ना कंटेंट मिले, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि इंडिया स्पोरा एक यूएस ऑर्गेनाइजेशन है। अभी फिलहाल चर्चा में रहा ना इंडिया स्पोरा, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप करंट अफेयर्स सही नहीं पढ़ रहे हैं। इंडिया स्पोरा एक यूएस ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में भारतीय मूल के लोगों के लिए काम करती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके संस्थापक M.R. रंगास्वामी हैं, जो अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों में से एक हैं। 2021 इंडिया स्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स की पहली सूची जारी की गई है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 15 देशों में 200 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग लीडरशिप वाले पदों पर तैनात हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। इंडिया स्पोरा एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके संस्थापक M.R. रंगास्वामी हैं, जो अमेरिका के बड़े उद्योगपति हैं, भारतीय मूल के हैं। और 2021 में इंडिया स्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स की पहली सूची जारी हुई, जिसमें ये बताया गया, हालांकि अभी इस पर और भी काम जारी है, इसकी और दूसरी सूचियां भी आने वाली हैं, जिनमें हो सकता है कि आंकड़े कुछ और बदले हुए दिखाई दें। लेकिन 2021 के इंडिया स्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स का जो इंडेक्स है उसमें यह बताया गया कि 15 देशों में 200 से अधिक लीडरशिप पोस्ट पर, नेतृत्व करने वाले पदों पर भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 28 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जो अपने साथ भगवत गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो तथा 25,000 लोगों के नाम लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसे स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार किया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस नैनो सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा छोड़ा जाएगा। चौथा है स्टेटमेंट, इस अभियान के द्वारा इस ब्राजील के भी एक सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया जाएगा। इन चारों विकल्पों पर आप विचार करें, चारों वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2 सही हैं, बी ऑप्शन है 2 और 3 सही हैं, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही हैं, डी ऑप्शन है सभी सही हैं। इसका सही जवाब है सभी सही हैं। 28 फरवरी को आगे इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी हमने दे रखा है, आप उसको समझिए। इसरो की इस योजना के तहत 4 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाएगी। इनमें ब्राजील का एक सैटेलाइट अमेजोनिया 1 तथा 3 भारतीय सैटेलाइट हैं, जिनके नाम सतीश धवन, आनंद और यूनिटी सेट हैं। इन्हें चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 के द्वारा सुबह 10:24 पर लॉन्च किया जाएगा। अमेजोनिया 1 पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो पूरी तरह से ब्राजील द्वारा विकसित किया गया है। इसको इस मिशन का प्राथमिक पेलोड भी कहा जा रहा है। आनंद को भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने तैयार किया है। यह देश का पहला कॉमर्शियल निजी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। बेंगलुरु की यह कंपनी 2030 तक 30 उपग्रहों को अंतरिक्ष में तैनात करने की योजना बना रही है। सतीश धवन सैटेलाइट को चेन्नई आधारित स्पेस किड्स इंडिया द्वारा बनाया गया है। यह अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन और मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा और विभिन्न प्रकार के रेडिएशंस को भी स्टडी करेगा। यूनिटीसैट 3 सैटेलाइट से मिलकर बना है। इसे तमिलनाडु की JPR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GH रायसिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर और कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है।
तो ये इस समाचार का थोड़ा स्पष्टीकरण है। ये समाचार आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने सिंगल मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कब की बात है ये? 15 फरवरी 2017। अभी आपने हाल में ही उसकी चौथा जयंती मनाया। जनवरी 2021 में अमेरिकी इनोवेटर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन में 143 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विकल्प आपके पास है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं। क्या ऑप्शन होगा बच्चों? एक और दो दोनों सही हैं। कैसे सही हैं इसका भी थोड़ा स्पष्टीकरण आपको चाहिए होगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस प्रोग्राम को ट्रांसपोर्टर 1 का नाम दिया गया। अमेरिका में फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर स्थित कैप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट करीब 10 बजे सुबह रवाना हुआ, जिसमें 133 कॉमर्शियल और 10 स्टारलिंक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक साथ पहुंचाया गया। यह कंपनी के स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मकसद अंतरिक्ष के दरवाजों को छोटे सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए खोलना है। कंपनी के मुताबिक राइड शेयर प्रोग्राम, पॉइंट टू बी नोटेड, राइड शेयर प्रोग्राम क्या है? कंपनी के मुताबिक राइड शेयर प्रोग्राम छोटी सैटेलाइट कंपनियों को कम कीमत पर स्पेस तक पहुंच देता है। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किए गए 143 सैटेलाइट में अमेरिका और जर्मनी के 48 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट, 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट और 30 छोटे सैटेलाइट शामिल हैं। फॉल्कन 9 रॉकेट ने शू बॉक्स के साइज वाले क्यूब सेट्स और बहुत भारी माइक्रो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा। इसमें कई तरह के सैटेलाइट रहे। पिछले महीने अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने ट्रांसपोर्टर 1 नाम से एक मिशन के तहत 133 कॉमर्शियल और 10 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए। यह लॉन्चिंग कंपनी के स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम का हिस्सा थी। इसके तहत सैटेलाइट कंपनियों को कम कीमत में स्पेस तक पहुंचाया जाता है। इससे पहले स्पेस एक्स ने दिसंबर 2018 में 64 सैटेलाइट को एक ही मिशन के तहत लॉन्च किया था। इसरो द्वारा 104 उपग्रहों को 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से PSLV-C37 पॉइंट टू बी नोटेड, PSLV-C37 द्वारा लॉन्च किया गया। इससे पहले सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च करके यह कीर्तिमान स्थापित किया था। बच्चों, इसको आप अंत तक देखें। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो आप करंट अफेयर्स के नाम पर पढ़ रहे हैं, क्या वहां से आप प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करिए। पेगोंग झील के उत्तर में स्थित पहाड़ियां, जिन्हें सेना फिंगर्स कहती है, को स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहा जाता है। पेगोंग झील का जल खारा है, इसलिए इसमें कोई जीव नहीं पाया जाता, लेकिन कई प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। अभी आपने देखा कि काफी लंबे समय से पेगोंग लेक बहुत चर्चा में रही, लेकिन क्या आप सारी बातें पेगोंग लेक के बारे में जानते हैं? पेगोंग लेक फिंगर्स के बारे में बहुत सारा चर्चा पिछले 6-7-8 महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो बताइए आप इसका सही जवाब क्या है? इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। इसमें क्या जवाब होगा? दोनों सही हैं। एक और दो दोनों सही हैं। पेगोंग झील या पेंगोंग त्सो झील लद्दाख में भारत चीन सीमा क्षेत्र में स्थित है। ये 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबी झील है। लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है।
इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 30 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस झील के मध्य से गुजरती है। इसका जल, ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल बात हो गई, थोड़ा सा विवाद जिसके कारण से खड़ा हुआ वो बात हो गई। इस झील का जल खारा होने के कारण इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीव नहीं है, परंतु यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। इसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि स्थल घोषित किए जाने की चर्चा चल रही है। मतलब इसे रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड कंजर्वेशन के तहत इसको शामिल किया जाएगा। रामसर सम्मेलन क्या है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में यह झील जॉनसन झील के दक्षिणी छोर पर थी। जॉनसन रेखा अक्साई चीन क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है। अक्साई चीन और जो जम्मू कश्मीर है उसके बीच में जॉनसन लाइन बनाई गई थी, हालांकि अभी उसको सीमा रेखा नहीं माना जा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को सीमा रेखा माना जा रहा है। इस क्षेत्र में खरनाक किला है जो इस झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह किला अब चीन के नियंत्रण में है। 20 अक्टूबर 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सेना ने यहां सैन्य कार्रवाई की थी। पूर्व में यह झील से श्योक नदी निकलती थी, लेकिन प्राकृतिक बांध के कारण यह बंद हो गई है। इस झील का भ्रमण करने के लिए एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यहाँ पर नौकायन की अनुमति नहीं है। सुरक्षा कारणों के चलते यहाँ पर झील के अंदर आपको नाव चलाने की अनुमति नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट द पैंगोंग लेक पैंगोंग त्सो लेक। आप इसको जरूर से जरूर पढ़ें और अब आगे आने वाले प्रश्नों का जवाब दें। बच्चों, हाल फिलहाल में एक घटना आपको सुनाई दी, उत्तराखंड में आउटब्रस्ट हुआ। किसका आउटब्रस्ट हुआ? ग्लेशियर आउटब्रस्ट हुआ, कॉल्विंग हुई। ये क्या है, कैसा है, क्यों हुआ, जरा इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर आप हमारे इससे संबंधित मुद्दे पर हम एक प्रश्न लेके आए हैं, उसका आप जवाब दीजिए। लगभग 99% ग्लेशियर आइस शीट के रूप में होते हैं। भूवैज्ञानिक हलचल, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि कारणों से ग्लेशियर फटते या टूटते हैं। ग्लेशियरों के टूटने की घटना को कॉल्विंग या ग्लेशियर आउटबर्स्ट कहा जाता है। ग्लेशियर फटने की हाल की घटना बद्रीनाथ तथा तपोवन के मध्य में हुई, जिससे देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश इत्यादि प्रभावित हुए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने हिमालय क्षेत्र में ऐसे कई झीलों का पता लगाया है जहां पर ग्लेशियर फटने का खतरा मंडरा रहा है। आप सही विकल्प का चयन करें। केवल एक सही है, केवल 1 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही हैं, 1, 2, 3 और 4 सही हैं। क्या कह रहा है? 99% ग्लेशियर आइस शीट के रूप में है, आइस शीट के रूप में है। कैसे फट रहे हैं? ये भूवैज्ञानिक हलचल और ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि कारणों से ग्लेशियर फटते या टूटते हैं। ग्लेशियरों के टूटने की घटना को कॉल्विंग या ग्लेशियर आउटबर्स्ट कहते हैं। ग्लेशियर फटने की हाल की घटना बद्रीनाथ और तपोवन के मध्य में हुई, जिसमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश इत्यादि प्रभावित हुए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने हिमालय क्षेत्रों में ऐसे कई जगहों का पता लगाया है जहां ग्लेशियर फटने की संभावना है और उससे खतरा होने के चांसेस हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है बच्चों? इसमें सही ऑप्शन है कि इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। 99% ग्लेशियर कैसे हैं? आइस शीट के रूप में जमा हुए हैं वो, और जब किसी भी प्रकार की भूगर्भिक हलचल होती है तो इनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग इनके तेजी से पिघलने का सबसे बड़ा कारण है। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ के रैणी गांव में 7 फरवरी को ग्लेशियर फटने से पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। धौली गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे श्रीनगर, ऋषिकेश, अलकनंदा समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी हुआ।
सालों तक भारी मात्रा में वर्षा बर्फ जमा होने और इसके लिए एकत्र होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है। इन्हीं को बच्चों आइस शीट कहा जाता है। ग्लेशियर्स का निर्माण होता है। ग्लेशियर के टूटने से बाढ़ की स्थिति बनती है, जैसे देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश इत्यादि क्षेत्रों में इसका प्रभाव हुआ। तपोवन इलाके में ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ। तपोवन विष्णु घाट परियोजना बहुत गहरे से प्रभावित हुई। इनका नाम याद रखना है आपको, इन जगहों का नाम याद रखना है आपको, तपोवन का नाम याद रखना है, धौलीगंगा का नाम याद रखना है, और जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया गया उसको आपको ध्यान में रखना है। इस मुद्दे से संबंधित यही प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं पीटी के एग्जाम में। उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि क्यों इस तरह की वार्मिंग बढ़ रही है, जरा इसको समझें। भारत, चीन, ब्राजील, अमेरिका, कनाडा। भारत, चीन, ब्राजील, अमेरिका, कनाडा के पश्चात पांचवा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर उत्पादक है। उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा बेसिन पर 32 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमालय त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को आपस में जोड़ने वाला चार धाम प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है। सही कथन का पहचान करें। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक, दो और तीन सही है, सभी सही है। क्या ऑप्शन होगा सही? सभी विकल्प सही हैं, सभी बातें सही हैं। बच्चों देखो, हमने आपको बताया कि ग्लेशियर के फटने की समस्या क्या है, या ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की समस्या क्या है, आउटबर्स्ट क्यों होता है। हमने आपको बताया कि भूगर्भिक हलचल होती है। भूगर्भिक हलचल से पूरा हिमालयन रीजन प्रभावित है, पूरा हिमालयन क्षेत्र प्रभावित है। और भारत में जो भूकंपीय तीव्रता के आधार पर भारत का बंटवारा किया गया है, उसमें भी भूकंपीय तीव्रता के आधार पर वो पहले सबसे नंबर 1 क्षेत्र में रहेगा कि वहां पे आने वाले भूकंपों की तीव्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि भूगर्भीय हलचल की संभावना वहां सबसे अधिक है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के सबमर्जिंग का पॉइंट है वो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के एक जगह मिलने का बिंदु है हिमालय, जिसके कारण से वहां भूगर्भीय हलचलों की संभावना बनी हुई है। इसीलिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहता है कि यहाँ पर इस तरह के आइस ब्रस्ट के चांसेस बने हुए हैं। और भी कई कारण हैं। और कारण क्या है? बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत गहरे से जियोस्टैटिक को प्रभावित करते हैं, भूस्थैतिकी को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? बहता हुआ पानी, बर्नौली थ्योरम के अनुसार बहते हुए जल की तीनों ऊर्जाओं का योग एक नियतांक होगा, मतलब कि उसके द्वारा पृथ्वी के किसी भी सतह पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाया जाएगा, जिसके कारण से पृथ्वी के संतुलन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बांध बना दिया और बांध बनाकर पानी को एक जगह पे स्टोर कर दिया, तो आपने जियोस्टैटिक को प्रभावित कर दिया, भूस्थैतिकी को प्रभावित कर दिया। और भूस्थैतिकी के इस प्रकार के प्रभाव के बिगड़ने से, भूस्थैतिकी के प्रभावित होने से अगर भूकंपीय घटनाएं होंगी तो वो उनकी तीव्रता को बढ़ा देगा। तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाइड्रो पावर उत्पादक है, जिसमें से आप केवल अलकनंदा बेसिन में देखेंगे कि 32 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 200 के आसपास है केवल उत्तराखंड में। तो बहुत चिंताजनक बात है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमालयन त्रासदी का एक महत्वपूर्ण कारण है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण कारण है ये। और जब से हिमालय के क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, नदियों के बहाव को रोककर भूस्थैतिकी को प्रभावित किया जा रहा है, वो बहुत ही नुकसानदेह है। इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को आपस में जोड़ने के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि वहां के पूरे इकोसिस्टम को और पूरे संतुलन को दुष्प्रभावित कर रहा है।
यह भी वहां पर होने वाले तमाम प्रकार के परिवर्तनों और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को तेज करेंगे, जिसके कारण से इस तरह की समस्याएं बार बार उत्पन्न होंगी। और आप देख रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं लगातार उत्तराखंड के क्षेत्र में बनी हुई हैं। बच्चों, एक बात यहाँ पर और जान लीजिए कि दो घटनाएं होती हैं। आइस बर्स्ट एक घटना होती है, एक घटना होती है जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने नाम दिया, यहाँ जरा देखिए, जिसे हमने नाम दिया ग्लेशियर टूटना या ग्लेशियर फटना। एक दूसरी घटना होती है जिसे आप कहते हैं हिमस्खलन। तो हिमस्खलन अलग चीज है। वो वहां पे क्या होता है, बर्फ एक जगह पे धंस जाती है, जिसके कारण से बहुत नुकसान होता है। और आइस ये जो ग्लेशियर के फटने टूटने की समस्या है, वो क्या है, किसी भूगर्भीय हलचल के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसी ग्लेशियर के एक हिस्से का टूट जाना, इस घटना को हम आइस बर्स्ट कह रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको आप समझ गए। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों की व्याख्या एक साथ हमने ली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन, जिसके प्रयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमति दी, द्वारा बनाई गई एक कोरोना वैक्सीन है ना, जिसकी अनुमति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमति दी है। इससे यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट वाले प्रोग्राम कोवैक्स के तहत कई देशों में लाखों डोज भेजने का रास्ता साफ हुआ। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत हैं। एस्ट्राजेनेका का नाम सुना होगा। एस्ट्राजेनेका के साथ आप ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दोनों ने मिलकर कोरोना वैक्सीन डेवलप करी। इसको अभी हाल फिलहाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रयोग की अनुमति दी। इससे यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट वाले प्रोग्राम कोवैक्स के तहत कई देशों में लाखों डोज भेजने का रास्ता साफ हुआ। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसके बारे में कुछ और बातें भी हम जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिटिश फर्म एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नाम है इसका, कोविशील्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिटिश फर्म एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को पूरी दुनिया भर में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत यह मंजूरी WHO ने दी। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत इसको दिया गया। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहां हो रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत चर्चा में रहा। हाल फिलहाल में वहां पे आग भी लगी, उसके कारण से भी ये चर्चा में रहा। तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है। भारत से इसे कई देशों में भेजा भी जा रहा है। WHO के स्वतंत्र विशेषज्ञों ने बुधवार को सिफारिश दी कि जिन देशों में कोरोना वैक्सीन के नए स्ट्रेन सामने आए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कई देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं और वहां अलग तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहां भी एस्ट्राजेनेका टीके का आपातकालीन इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा WHO के स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा कहा गया। एक और खबर इसके साथ जुड़ी रही कल के समाचार पत्र में, आज के समाचार पत्र में भी है उसका जिक्र। दक्षिण अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड-19 की 10 लाख खुराकें वापस लेने के लिए कहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये खुराकें फरवरी में भेजी थी। एक हफ्ते पहले ही अफ्रीका ने कहा था कि एस्ट्राजेनेका का उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल फिलहाल रोक दिया गया है। बात समझ में आ रही है? क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है, कोविड का जो नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में देखा गया, उस पर ये वैक्सीन कारगर नहीं हो रही है। इसीलिए हमारे यहाँ भी जब आप किसी को फोन लगाते हैं तो फोन में आवाज आती है कि भाई नया साल नया उम्मीद लेकर आया है,
और आपके लिए कोरोना वैक्सीन लेकर आया है। आप कोरोना वैक्सीन लगाएं, लेकिन 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी। ये बात भी वो कहता है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें, क्योंकि जो वैक्सीन लगा रहा है और जो लगवा रहा है, दोनों ही इस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यह वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। अगर ये 100% इफेक्टिव होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लगाने वाला भी 100% इफेक्टिविटी को तय नहीं कर पा रहा है और लगवाने वाला भी 100% इफेक्टिविटी को तय नहीं कर पा रहा है। नए नए वेरिएंट आ रहे हैं कोविड के, तो जो आपका SII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एस्ट्राजेनेका के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में उभरा है। भारत ने पिछले हफ्ते 10 लाख खुराकें दक्षिण अफ्रीका को भेजी थी और अगले कुछ हफ्ते में 5 लाख खुराकें भेजी जानी थी। लेकिन समस्या कहाँ आई? समस्या आई कि एस्ट्राजेनेका सीमित सुरक्षा दे पा रही है। जो नए वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, उनके लिए बहुत सफिशिएंट सुरक्षा नहीं दे पा रही है। दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराकें भेज सकता है। दरअसल ये एक क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि कोरोना वायरस के 501Y.V2 वेरिएंट का कम गंभीर बीमारी है ये, पर ज्यादा असर नहीं हो पा रहा है आपके कोवैक्सीन का। इसके बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है। अफ्रीका की विटवाटरसैंड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में मिले डेटा के आधार पर एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उसकी वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ सीमित सुरक्षा दे रही है। जो लेटेस्ट वेरिएंट कोविड-19 का आया अफ्रीका में, उसके खिलाफ सीमित सुरक्षा दे रही है। इसलिए अफ्रीका ने कहा कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर पर आपका ध्यान लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आपने इस खबर को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर आपने इस खबर को पढ़ा तो आप इसका जवाब दीजिए कि नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-इवेला 15 फरवरी 2021 को 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा विश्व व्यापार संगठन WTO की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गईं। वो इस पद को संभालने वाली पहली अफ्रीकी और महिला अधिकारी हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं। अगर आपने हाल फिलहाल के समाचारों पर ध्यान दिया होगा तो आपने इस मुद्दे को जरूर पढ़ा होगा कि नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-इवेला 15 फरवरी 2021 को 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई। तो बच्चों बताएं इसका सही आंसर क्या है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? बताइए। नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-इवेला 15 फरवरी 2021 को 164 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई। ये बात बिल्कुल सही है। यह पद संभालने वाली वो पहली अफ्रीकी महिला है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके स्पष्टीकरण पे थोड़ा आते हैं। नाइजीरिया की डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 66 वर्षीय नगोजी विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला हैं। इन्हें हाल ही में अमेरिका की नागरिकता मिली है। दक्षिण कोरिया की यू म्योंग, ये इनकी रनर रही हैं, इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। यू म्योंग ही के द्वारा WTO महानिदेशक के पद की दावेदारी छोड़ने के बाद नगोजी ने WTO का महानिदेशक बनने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पर 25 साल काम किया और 2007 से 11 के दौरान प्रबंध निदेशक बनी। नगोजी 2003 से 2006, 2011 से 2015 के दौरान 2 बार नाइजीरिया की वित्त मंत्री रहीं। वो इस पद को संभालने वाली पहली महिला थीं।
वो 2006 में नाइजीरिया की पहली महिला विदेश मंत्री भी बनी। नगोजी ट्विटर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड में भी रह चुकी हैं। तो ये इनकी कुछ और अचीवमेंट हैं जिनको भी आपको जानना चाहिए। ये इसके लिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम किया। ये नाइजीरिया की वित्त मंत्री रही, नाइजीरिया की विदेश मंत्री रही। आप जानते हैं कि यूपीएससी कैसे प्रश्न को पूछता है। बहुत सारा आपको यूपीएससी वन लाइन में नहीं पूछेगा कि ये कौन है, किसको, जैसे आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। ऐसे प्रश्न एक आध दो ही आएंगे, एक आध दो प्रश्न ही इस तरह से पूछेगा यूपीएससी। वरना आप बहुत ध्यान से इन सारी बातों को इनके साथ जोड़िए और अपने लिए एक नोट्स बेहतर बनाइए जिसमें इन घटनाओं को कलेक्ट करते रहें आप साथ साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हालांकि ये योजना है और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, एक आध योजना हर जो हम लेकर आएंगे सेशन, उसके हर सेशन में एक आध ऐसी योजना हम जरूर ले आएंगे जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन वहां से कभी कभार पूछ लेता है ना। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 फरवरी 2021 को मां योजना लॉन्च की, जिसके तहत गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत चावल, दाल, अंडा और एक सब्जी 5 रुपए में मिलेगी। सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। बताइए, एक सही है, दो सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं। दोनों गलत हैं। यूपीएससी का पैटर्न ऐसा ही है ना, दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है। बताएं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इस योजना के तहत मात्र 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। 5 रुपए में ग्राहकों को दाल, चावल, एक सब्जी और एक अंडा दिया जाएगा। इससे पूर्व इस तरह की योजना कहां चली? तमिलनाडु में भी तत्कालीन सीएम जयललिता ने अम्मा कैंटीन के नाम से इसी तरह की योजना शुरू की थी, जहां 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाता था। राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी और इसका संचालन कैसे किया जाएगा बच्चों? इसका संचालन किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रसोइयों का संचालन किया जाएगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में ऐसी रसोई घर बनाए जाएंगे ताकि कोई भी भूखा न सोए। इससे पहले टीएमसी ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए ममता की रसोई की शुरुआत की थी। तो ये बातें आप जानते रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो आप जरूर से जरूर इन बातों पर ध्यान रखिए। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर, आज के अंतिम सवाल पर। हाल के समाचार पत्रों में ब्लू इकोनॉमी शब्द चर्चा में रहा। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें मत्स्यायन, पर्यटन और समुद्री परिवहन जैसे स्थापित पारंपरिक महासागरीय उद्योग शामिल हैं। अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सतह पर प्राप्त गतिविधियां और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और जैव पुनर्वेक्षण इत्यादि भी ब्लू इकोनॉमी के महत्वपूर्ण घटक हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, उत्पादकता, लचीलापन, मुख्य कार्य और आंतरिक मूल्य को बहाल, संरक्षित और बनाए रखना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। ध्यान से समझिए इस बात को, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए और हमको जवाब दीजिए। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, सभी सही हैं। ध्यान से पढ़िए इसको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जी ने अभी केरल दौरे के दौरान ब्लू इकोनॉमी शब्द पर जोर दिया। इससे पहले सरकार हमारे यहाँ ब्लू इकोनॉमी शब्द पर जोर दे रही है और ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है वही बताना है आपको। ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में इन स्टेटमेंट पर आपको अपना जवाब देना है।
तो हाल के समाचार पत्रों में ब्लू इकोनॉमी शब्द चर्चा में रहा है और आज के समाचार पत्र में भी ब्लू इकोनॉमी चर्चा में है। जब मैं ये क्लास आपको बना रहा हूँ उस टाइम पे भी ब्लू इकोनॉमी आज के भी न्यूज़पेपर में छपा है और ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो क्या आएगा उसमें? उसमें इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि इसमें मत्स्यन, पर्यटन और समुद्री परिवहन ये पारंपरिक व्यवसाय है, पारंपरिक महासागरीय उद्योग है। इसके अलावा अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विंड एनर्जी, जैसे टाइडल एनर्जी, इन सबको क्या कह रहे हैं आप? अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा। समुद्री सतह पर प्राप्त गतिविधियां, वहां से बहुत सारे मिनरल्स को निकाला जाना, और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री जीवों से संबंधित और जैव पुनर्वेक्षण इत्यादि भी ब्लू इकोनॉमी के महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, उत्पादकता, लचीलापन, विविधता। अब जो ब्लू इकोनॉमी हम चलाते हैं, चाहे वो मत्स्यन करते हैं, चाहे वो पर्यटन करते हैं, चाहे वो समुद्री परिवहन करते हैं, वो कहाँ कहाँ समस्या खड़ी कर रही है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को नुकसान पहुंचा रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा रही है, और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो जो इकोसिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको नुकसान पहुंचा रही है ये। और जो उनके मुख्य कार्य हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है, आंतरिक मूल्य को नुकसान पहुंचा रही है, उनकी मूल्य बहाली को नुकसान पहुंचा रही है। तो इन सारे मुद्दों को संरक्षित करना और बनाए रखना इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख चुनौती है। तो ये बात क्लियर हुआ कि जो ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कुछ इनमें चैलेंजेस की बात की गई और इनके क्षेत्र की बात की गई, जरा इसको आप और समझ लें। ब्लू इकोनॉमी शब्द सबसे पहले गुंटर पाउली ने अपनी 2010 की पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी 10 इयर्स 100 इनोवेशंस 100 मिलियन जॉब्स, ये उनकी बुक का नाम है, गुंटर पाउली की। गुंटर पाउली के द्वारा ही ब्लू इकोनॉमी पर जोर दिया गया। आप समझे बात को बच्चों, है ना? आप समझ रहे हैं? आप इसको लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों में पहुंचाएं, है ना? और ये जो है इसको प्रोत्साहित करें ताकि हम इसको और आगे बढ़ा पाए। ब्लू इकोनॉमी शब्द को पहली बार 2012 के रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन में के दौरान छोटे विकासशील द्वीपीय राज्यों ब्लू इकोनॉमी पर बेस्ड होते हैं और अन्य तटीय देशों के प्रतिनिधियों द्वारा गढ़ा गया था। इट वॉज क्वाइंड इन रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन। इनके लिए बनाया गया, जो छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके लिए बनाया गया। और इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उन्होंने किया। ब्लू इकोनॉमी का लक्ष्य व्यवसाय से आगे बढ़कर आर्थिक विकास और महासागरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार करना है। इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि हमें ब्लू इकोनॉमी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करना चाहिए, जिसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और आजीविका के संरक्षण या सुधार को बढ़ावा देना चाहता है। साथ ही साथ महासागरों और तटीय क्षेत्रों की पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, आजीविका, वाणिज्य तथा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संभावनाओं एवं चुनौतियों को उत्पन्न करते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG 14 सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और निरंतर उपयोग का इरादा रखता है। सतत विकास लक्ष्य नंबर 14 क्या कहता है कि सतत विकास तभी संभव है जब महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उनके निरंतर उपयोग का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों, आपने इन 10 प्रश्नों के माध्यम से देखा कि राष्ट्रीय समाचारों को कवर करने का प्रयास किया गया, अंतरराष्ट्रीय समाचारों को कवर करने का प्रयास किया गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से समाचारों को कवर करने का प्रयास किया गया, भूगोल के क्षेत्र से प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया,
है ना। राज्य में होने वाली घटनाओं के संदर्भ में क्या नया था उसको कवर करने का प्रयास किया गया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन हमने आपके लिए डिजाइन किया। आप जरूर से जरूर इसको आगे लोगों में बढ़ाएं। जितना ज्यादा ये आगे के लोगों में बढ़ेगा उतना आसान होगा इस तरह के और भी सेशंस डेवलप कर पाना। अनअकैडमी समिट 2.0 आप जरूर से जरूर इसमें शामिल हों, इसको जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। 2 इनलाइटफुल डेज हैं, 2 दिनों में ये प्रोग्राम चलेगा। 20 और 21 फरवरी 70 से ज्यादा आइकॉनिक स्पीकर्स मिलेंगे, 20 टॉक्स एंड डिस्कशंस होंगे, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होंगे। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अनअकैडमी समिट 1 हुआ था, वो बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था। बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा आपको, आपकी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बच्चों अनअकैडमी कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट करें। द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल है ये 28 फरवरी को इसका अगला एपिसोड आने वाला है, इसका अगला अंक होने वाला है। इसमें जरूर से जरूर इनरोलमेंट करें अपना, और इसके लिए हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। इस क्लास को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्लस और आइकॉनिक प्लान्स लें, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लें, और ऐसा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट से आपको फायदा होगा। आप ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ से आपको क्लास के नोट्स और क्लास की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक नए सेशन में फिर से मिलेंगे, नए क्वेश्चंस, नई बातें। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। नमस्कार।